हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी चल रही हैं तैयारियां? आज हम बात करेंगे लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी की कि लास्ट मंथ जो है अब आपके सामने 9 मई को आपका एग्ज़ाम है। यूपीएससी नोटिफिकेशन देख के आपको बता भी चुकी है कि कोई डिले नहीं है। टाइमिंग भी आपको बता चुकी है 10 से 12 है। ठीक है, सब कुछ वो आपको क्लियर कर चुकी है, इंस्ट्रक्शन भी दे चुकी है 1 महीने पहले। ठीक है, थोड़े ही टाइम में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो अब कोई शक शुबहा बचा नहीं है कि पेपर जो है आगे जा सकता है। जैसा अगर कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो उसने नोटिस देके सब क्लियर कर दिया है। तो अब हमारे पास आखिरी महीना है। पिछले 1 साल से जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका फाइनल टाइम आ गया है, उसका रिज़ल्ट निकलने का। ठीक है, तो अब देखिए ये फाइनल मंथ में, लास्ट मंथ में मुझे नहीं लगता किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी मैं बताऊं और आप उसको फॉलो करें, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है लास्ट मंथ के लिए होता है। वो सब पहले के लिए होती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है। लेकिन लास्ट मंथ जो होता है वो पूरा पूरा आपके ऊपर आ जाता है। ठीक है, कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। स्ट्रेटजी तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फॉलो करनी चाहिए, मुझे बतानी चाहिए। हाँ, एज अ गुड स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अभी भी अगर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ध्यान है, अभी भी ये बातें चल रही हैं कि किसका मटेरियल अच्छा है, किसी की पीडीएफ के पीछे आप पड़े हुए हैं कि उसकी मिल जाए या उसके नोट्स मिल जाएं या उसका कुछ हो जाए। ठीक है, अभी भी आप यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हुए हैं या चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो एक गलत अप्रोच है। अब वो टाइम ख़त्म हो गया है, मतलब 1 महीने पहले ही ख़त्म हो गया है। अब वो टाइम नहीं है कि आप ये बातें करें कि किसका मटेरियल अच्छा है और उसकी पीडीएफ कहीं से मिल जाए। वो टाइम अब बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ पढ़ने का टाइम है, अब कर्म का टाइम आ गया है। अब सर्चिंग का टाइम बहुत पहले चला गया, अब सर्चिंग का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अगर अभी तक भी आप इस तरह से ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर पीडीएफ्स के पीछे पड़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, तो वो टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा ध्यान खींचिए, सोशल मीडिया से ध्यान खींचिए। ये जो है एक शब्द में कहा जाए तो सनकी बनने का टाइम है। आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिससे बात करनी है कीजिए, आपको जिससे बात नहीं करनी मत कीजिए। आप इस 1 महीने में कोई दिमाग मत लगाइए कि किसी से रिलेशन बिगड़ेंगे, अच्छे होंगे, या कोई चीज़ मुझे जल्दी से आगे ले जाएगी या कोई चीज़ पीछे ले जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट हैं, आपका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन से बढ़कर इस 1 महीने में और कुछ भी नहीं है। सारे रिश्ते नाते, सारी चीज़ें, सब कुछ, भले ही आपके सगे हों या कोई कितना ही प्यारा हो, सब चीज़ पीछे रह जाती है जब बात आती है सिलेक्शन की। ठीक है, सिलेक्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। एंड कुछ भी मीन्स कुछ भी, इसके आड़े जो भी आए अब आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इस 1 महीने आपको सिर्फ वही करना है जो आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाए। बाकी कोई भी चीज़ कितनी भी प्यारी हो उसको आप साइड रख दीजिए। 1 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर कहीं कुछ बिगड़ भी जाएगा, कोई छोड़ के आपको चला भी जाएगा, तो वो वापस आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। और अगर वो वापस नहीं आता है तो वो आपका था ही नहीं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर इस वजह से कोई आपको छोड़ देता है कि आप 1 महीने उससे बात नहीं करते हो, या फिर 1 महीने आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या 1 महीने आप पहले जैसे नहीं हो, तो वो आपका कभी था ही नहीं। और अगर आपका है तो वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हंस के वापस आ जाएगा, और नहीं होता है तो 4 गाली सुना के वापस आ जाएगा, लेकिन आ ज़रूर जाएगा। ठीक है, अब आप आज किस फेज़ में हैं, कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं जो मुझसे पूछे जाते हैं बार बार कि सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो कितने मॉक्स करने चाहिए। देखिए, यूपीएससी और एसएससी में आपको फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। ये यूपीएससी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम यूपीएससी करवा रही है। इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि ये एसएससी की साइड चला गया। ठीक है, ये प्रॉपर यूपीएससी का एग्ज़ाम है, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मैटर करती है, सिर्फ नॉलेज। आपने कितने मॉक्स दिए हैं, आपकी कितनी अच्छी स्पीड है, आप 100 मॉक दे के चले गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो थ्योरी यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बात होती है। ठीक है, सिर्फ नॉलेज देखी जाती है। एक भी मॉक आप ना करके जाएं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपको नॉलेज है। ठीक है, और ऐसा होता है यूपीएससी में, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ कोई मॉक करने के लिए नहीं बैठा रहता, यहाँ सब नॉलेज पे जाते हैं अपनी। ठीक है, तो आप 50-100 मॉक्स के पीछे ना भागें।
ये नहीं कि मुझे मॉक्स करने, मुझे मॉक्स करने। उन मॉक्स में अगर एक भी क्वेश्चन किसी ने गलत बता दिया, ठीक है, जैसे मेरे ही पिछले टेस्ट में 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने फ्लो में गलत बोल दिए और फिर मैंने उसको कमेंट में लिखा अपनी गलती को मानते हुए। अगर कोई उसको कमेंट में भी ना लिखे और आपको ना बताए, और जो पहली बार आप पढ़ते हो, ठीक है, वही आपके माइंड में छप जाता है। जब एक चीज़ नोटिस करना, जब भी किसी टीचर ने आपको सबसे पहले जो पढ़ा दिया होगा वही आपके माइंड में होगा। उसके बाद वो टीचर लाख बार आके कहे कि भाई नहीं ये ऐसा था और वो वैसा नहीं था, ठीक है, आपके दिमाग में जो पहला आंसर होता है वही हमेशा छप जाता है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ आप करने जाते हो जो लोग खुद में क्लियर नहीं हैं और चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है या फिर गलत क्वेश्चन है, किसी भी केस में आपने अगर उस आंसर को अपने माइंड में बिठा लिया तो फिर ऐसा होगा कि वहाँ पे जाके आप उसी को टिक कर दोगे, तो आपके नेगेटिव होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, आप उनको करते करते ये भूल जाओगे कि मेरा सिलेबस क्या था। अगर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन जो हमारा पैटर्न है उस पर बनाना सबके बस की बात नहीं है, तो मैंने देखा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोग पूछते हैं। उससे क्या होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जब आप जाओगे तो आप खुद भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मुझसे या किसी से भी जिसको आप मानते हो उससे पूछोगे कि भाई ये चीज़ सिलेबस में है या नहीं। तो बहुत स्टिक टू द सिलेबस रहने का टाइम है, बहुत ही आपको कंसाइज रहने का टाइम है। ये टाइम में आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ये टाइम में ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ये नहीं करना है कि इसकी पीडीएफ उसकी पीडीएफ। अब लौट के आ जाइए बुक्स पे। बुक्स का टाइम आ गया है। एक बच्चे ने मुझसे 1 महीने पहले पूछा था कि सर मेरे आपके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए या फिर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने उससे यही पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, और उसने मुझे जो भी बताया वो सब यूट्यूब चैनल्स के नाम थे, एक भी बुक का नाम उसकी पूरी पढ़ाई में नहीं था। तो मैंने उससे यही कहा था कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बुक्स पे गए ही नहीं हैं, आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं दूसरे पे, ठीक है, तो फिर अब कुछ नहीं होने वाला, टाइम बचा नहीं है कवर करने का। आपको जो आपकी अभी तक की पढ़ाई है उसी को लेके बैठिए। आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशन में इतना पढ़ना है, मुझे अकाउंटिंग में इतना पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री में इतना पढ़ना है। मैंने जो बताए हैं किसी और ने बताया, जो भी आपके दिमाग में सेट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि बिपान चंद्रा और स्पेक्ट्रम आपको दोनों पढ़नी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मैंने आपको बोला 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको तीनों अच्छे से करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन उसमें अकाउंटिंग मैंने आपको बोला एनसीईआरटी करनी है प्लस ग्रेजुएशन की फर्स्ट बुक करनी। तो जो भी आपका माइंडसेट है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी का भी हो, ठीक है, इससे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब नामों में बिल्कुल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइव मैं सेशन लेता हूं और उसमें अगर कोई बच्चा लेट होता है या फिर नहीं अटेंड कर पाता है तो वो मुझे सॉरी बोलता है। अब वो टाइम है ही नहीं, अब मैं या कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सिर्फ जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है आप और आपका टाइम, और आपको उसको कैसे मैनेज करना है, इस तरीके से मैनेज करना है कि आपको सिलेक्शन निकाल के ले जाना है। अब सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। अब टुकड़ों में पढ़ना छोड़ दीजिए कि आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ ली, थोड़ी अकाउंटिंग पढ़ ली, थोड़ी आपने मैथ्स पढ़ ली, थोड़ी आपने रीजनिंग पढ़ ली और आपका दिन खत्म हो गया। आप यूट्यूब पे गए, एक आपने टेस्ट दिया, 2 आपने गाने सुन लिए, आपका दिन खत्म हो गया, अगला दिन आ गया। अब एक एक दिन की आपको काउंटिंग माइंड में रखनी है कि आज 3 अप्रैल है, तो आपके माइंड में बिना कैलेंडर देखे, बिना घड़ी मोबाइल कुछ देखे, आपके माइंड में रहना चाहिए कि आज 3 अप्रैल है, कल 4 अप्रैल है तो 4 चलनी चाहिए। आपके माइंड में एक एक दिन की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए कि आज ये डेट है और आज इस डेट पे मुझे ये करना है। सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ना और सब्जेक्ट को टुकड़ों में 4 टुकड़े एक दिन में पढ़ना, उसको आप छोड़ दीजिए। अब वो टाइम आ गया है कि हर एक सब्जेक्ट आपके मैक्सिमम 2 दिन में आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन, और अगर उससे भी ज़्यादा कोई दिक्कत है तो 3 दिन। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, आखिरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो, चौथी बार पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर सब्जेक्ट आपके 2 दिन मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 दिन में आ जाना चाहिए। पढ़ना आपको इस तरह है, आज आपने हिस्ट्री उठाई, 15 घंटे सुबह से रात तक पढ़ा, कल आपने उठाया पूरा पढ़ा, ठीक है, और हिस्ट्री ख़त्म। फिर आपने, हाँ भाई अकाउंटिंग आ जाओ, अकाउंटिंग पढ़ी, इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाओ, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ा। आपको 10-15 तारीख तक ऐसे सारे सब्जेक्ट निपटा लो। आप 2 दिन करके अगर करोगे तो आपका 10 से 15 अप्रैल तक ये सारे सब्जेक्ट आप ख़त्म कर लो, चाहे आपका दूसरी बार है, तीसरी बार है, जितनी भी बार है। और इस बीच में जो भी मॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, फिर से वही बोलूँगा कि मॉक्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीच में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं तो यार ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, होता क्या है, मॉक्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं इस टाइम पे।
जो चीज़ अच्छी के लिए दी जा रही है वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, नंबर नहीं आ रहा है, मेरे किस चीज़ में नंबर नहीं आ रहे, उधर आप चले जाते हो, और जो आपका सेट पैटर्न चल रहा था उसको छोड़ देते हो। सर मेरे अकाउंटिंग में नहीं आ रहे, सर मेरे इसमें नहीं आ रहे, सर मेरे उसमें नहीं आ रहे। देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे, अभी आप परफॉर्म करके कुछ उखाड़ नहीं लोगे। जो 9 मई को आपको उखाड़ना है वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो 9 मई को पेपर है वही इम्पोर्टेंट है, वही आखिरी लड़ाई है, ठीक है। अभी आप किसी सब्जेक्ट का अगर आप रिवीजन कर रहे हो और उसका आंसर आप नहीं दे पाए, तो आप ये मान सकते हो कि हाँ इसका आंसर मैं रिवीजन करके दे सकता हूँ। मॉक्स की आपके पास पीडीएफ रहती है, आप उसको दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हो, अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नंबर इसमें कम आए, किसी टेस्ट में आपके नंबर कम आए तो आप एक डल बच्चे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस तरह से दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, इस तरीके से सोचना है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट का मेरा रिवीजन नहीं है, मेरा इस सब्जेक्ट का डेट इतनी दिन बाद है, फिर मैं वो उसको रिवीजन करके फिर दूंगा। हाँ आप रिवीजन भी कर रहे हो, वो सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर चुके हो अच्छे से, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कंसेप्ट फिर आपको बैठ के उसी सब्जेक्ट को समझना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो अगर कंसेप्ट में है, आप रिवीजन करके भी नहीं दे पा रहे तो वो प्रॉब्लम है। अगर आपने पढ़ा नहीं है इस वजह से नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ के आप दे दोगे, ठीक है। और पढ़ने के बाद नहीं दे पा रहे हो तब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो देखिए मेरा जो एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि 3 इम्पोर्टेंट किले हैं इस पेपर में, जिनको अगर आप फतेह कर लेते हो तो बहुत आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पर्सनली मेरा एनालिसिस है, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो आपके ऊपर है। मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आपको कि इस पेपर को जहाँ तक मैंने देखा इसमें 11 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 11 सब्जेक्ट्स में से जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से लगभग एक जैसा सबका स्कोर रहता है। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट एक जैसा सबका रिस्पॉन्स रहता है। इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी के 1-2 क्वेश्चन, उनमें लगभग सबका एक जैसा रहता है। कोई इंग्लिश अच्छी कर देगा, कोई मैथ्स अच्छी कर देगा, कोई जनरल साइंस अच्छा कर देगा, ठीक है, और हिस्ट्री, इन सब में एक जैसा सबका रहता है। कोई हिस्ट्री बहुत अच्छी कर पाएगा तो मैथ्स में उतने नंबर नहीं ला पाएगा, मैथ्स कर पाएगा हिस्ट्री में नहीं ला पाएगा। मीन्स ये जो सब्जेक्ट हैं बाकी वो एक जैसे हैं, उनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो 3 सब्जेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग और करंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे जो बंदा इनमें ज़्यादा नंबर लेके आता है वो ऑटोमेटिकली आगे निकल जाता है। ये 3 किले मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये टफ़ हैं, टफ़ नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग या फिर करंट अफेयर्स, तीनों टफ़ नहीं हैं। अगर आप मेरे तरीके से मेरे साथ अभी तक पढ़ रहे हैं तो टफ़ नहीं है, बेसिक ही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और वो सारा बेसिक आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। बात टफ़ की नहीं है, बात यह है कि लोग इनमें भटके हुए हैं, लोग अभी भी अकाउंटिंग की पीडीएफ एनसीईआरटीज़ में इतना अच्छा दिया हुआ है, लेकिन अभी भी लोग अकाउंटिंग की पीडीएफ के पीछे, इंडस्ट्रियल रिलेशन की पीडीएफ्स के पीछे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स कहाँ से करना अभी तक क्लियर नहीं है, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। इस भटकी हुई जगह पे ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, अगर इनको आप अच्छे से टारगेट करते हो, ठीक है, और अच्छे से इनमें नंबर लेके आते हो, इनसे बनने वाले लगभग 50 क्वेश्चन में से, इनसे आने वाले लगभग 47 से 50, 47, 46, 50 जितने भी इनसे क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें आप एवरेज भी स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इन तीनों से 35 नंबर ले आते हो, 35 और बाकी से 50 नंबर भी ले आते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इन 3 किलो को फतेह कर लेना चाहिए। ये आपसे जितना रिवीजन मांगते हैं, ये आपसे जितना कंसेप्चुअल नॉलेज मांगते हैं, इनको दे दीजिए और इनमें इतना अच्छा स्कोर कीजिए कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए। और इन 3 किलो में जो एक किला मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, वो इतना इम्पोर्टेंट किला है, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए जो कहा जाए वो कम है। उसमें आप जितने स्फीयर्स कवर करेंगे वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी सोशल सिक्योरिटी, कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के स्फीयर से बाहर नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स में जिन चीज़ों की बात होती है वही बातें घूम फिर के आती हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो इसलिए वो उसको आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना स्ट्रॉन्ग आपके बाकी जगह भी नंबर
बढ़ते जाएंगे। मॉक्स का मैं आपको आंसर दे चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है आप एक भी करें। अगर आप करना चाहते हैं तो 10 से 15 मॉक इज़ मोर देन इनफ। लेकिन वो मॉक कहाँ से करें ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए मॉक मेरे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट है, बाकी का मुझे पता नहीं है। लेकिन बस इतना आप ध्यान रखें कि वो टू द पॉइंट हो, आपके सिलेबस की बात करें, ऐसा नहीं कि कुछ और ही बात करें, तो आप उनको कर सकते हैं। 10 से 15 मॉक इज़ इनफ। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो गोले भरने की प्रैक्टिस कर लो। दिक्कत वहाँ स्पीड की नहीं होने वाली, 10 से 15 मॉक में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है, थोड़ा सा भी एंग्जाइटी है, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो एक बात ध्यान रखें, लॉकडाउन में महाभारत हम सभी ने देखी थी। ठीक है, और उसमें वो युद्ध जब लड़ा जा रहा था तो उसमें अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था कि मेरे को जो पालने वाले हैं मैं उन पे, किसी ने मुझे गोदी में खिलाया, कोई मेरा गुरु है, कोई कुछ है, मैं तीर नहीं चला सकता। तब कृष्ण जी ने क्या कहा था कि ये आपका कर्म है और आपके सामने इस कर्म में जो भी आए आपको इस कर्म को करना ही पड़ेगा। आपके सामने आपका सगा भाई खड़ा हो, माता पिता खड़े हों, कोई भी हो, आपको इस कर्म को करना ही है। ठीक है, और उसी महाभारत का एक एपिसोड और है जिसमें द्रौपदी ये कहती हैं कि कृष्ण जी से, कृष्ण जी युद्ध के विनाश को देख के बहुत चिंतित हैं कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना कुछ विनाश हो रहा है। तो द्रौपदी ये कहती हैं तो क्या मेरा जो अपमान हुआ वो सही था? ठीक है, मुझे जो इतनी अपनी ही राज्यसभा में बालों से खींच के लाया गया, क्या वो सही था? और आप इस युद्ध को देख के चिंतित हो रहे हो, ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए। तो कृष्ण जी ने ये कहा था कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है शांति। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है शांति। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये युद्ध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपका अपमान हुआ, तो इसमें जो मरने वाले 20-30 हज़ार लोग हैं उनमें से बहुत सारे तो ये भी नहीं जानते कि आप कौन हो और ये युद्ध हो क्यों रहा है, किसको कौन सी ज़मीन मिल जाएगी, किसका क्या हो जाएगा, उनके अपने घर बार हैं, वो बहुत कुछ तो जानते नहीं हैं। मरने वालों में बहुत सारे लोग ये जो हुई थी घटना इससे अनजान है। उनका क्या दोष है? अगर उन आपके दोषियों को सज़ा भी मिलनी थी तो वो तो 2-3 लोगों को मार के मिल सकती थी, लेकिन ये इतने लोग क्यों मर रहे हैं? तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके अपमान की वजह से युद्ध हो रहा है। ठीक है, युद्ध हो रहा है धर्म के लिए और धर्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपका सम्मान इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा जाए। तो आपके जैसे, आपके सम्मान से और आपके जैसी हज़ारों चीज़ों से, आपके आत्मसम्मान से और ऐसी हज़ारों चीज़ों से बड़ी चीज़ है शांति। और वही कृष्ण जी जब जाते हैं युद्ध में और अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, आपको तीर चलाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सामने कोई भी खड़ा हो। तो वो भगवान हैं, एक जगह पे वो कहते हैं युद्ध करो, मारो लोगों को, और एक जगह पे वो कहते हैं कि शांति सबसे बड़ी चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, शांति या युद्ध? इम्पोर्टेंट है कर्म, इम्पोर्टेंट है ओनली एंड ओनली कर्म, और धर्म के लिए कर्म। तो यहाँ पे आपका धर्म भी एक ही है, कर्म भी एक ही है। आपको पढ़ना है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपका कर्म यहाँ पे पढ़ाई है, फल को भी छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के थॉट आने लग जाते हैं, हो भी गया तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी क्या, ये चीज़ ऐसा हो जाएगा क्या। जब उनको लगता है कि उनका नहीं होने वाला है तो फिर ये थॉट्स भी आते हैं कि हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, फलाना ढिमका, ये चीज़ ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, मेरा सपना तो सिविल है, या जो भी कुछ है, जो भी थॉट आपके माइंड में नेगेटिव आते हैं, एक ही चीज़ ध्यान रखिए, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, आपको एक ही चीज़ सोचनी है, कर्म। अभी आपका कर्म सिर्फ पढ़ाई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप हिंदू हो या मुसलमान, अगले 30 दिन एक ही धर्म, एक ही भगवान। तो एक ही चीज़ को आप लेके चलिए। अभी आपका कर्म सिर्फ पढ़ाई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वही बात है वहाँ पे जैसा था, इसके बीच में, आपके कर्म के बीच में जो भी आए, अगर रामायण भी आप देखेंगे तो रावण को भी पता था वो गलत साइड है, लेकिन उसके बाद भी उसका कर्म करना था। अगर वो लड़ाई नहीं करता और सरेंडर कर देता तो क्या आज उसकी पूजा की जाती जो कई जगह पे की जाती है। कुंभकर्ण है, जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारी हिस्ट्री में या फिर आज हम देखते जाएं, सभी वो लोग जो कर्म कर रहे हैं उनको आप याद रखते हैं, वो हारें या जीतें, जितनी भी स्टोरी हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं आप जिनको मानते हैं, जानते हैं, ठीक है, तो
उनके भी ऐसा हुआ, किसी के फादर एक्सपायर हो गए, किसी के बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी आके उसने खेला क्योंकि उसका कर्म था खेलना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आपका कर्म है पढ़ना। सिर्फ उससे मतलब रखिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ छोड़ दीजिए। 1 महीने कोई बात नहीं, कोई रिश्ते नहीं और कोई भक्ति नहीं। एक ही चीज़ सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, वो है आपकी पढ़ाई। ठीक है, सिलेक्शन को दिमाग में रख के आपको पढ़ना है और जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको हटा दीजिए और एक ही साइड चलिए और दूसरों के पीछे अब मत जाइए कि इसका कुछ मिल जाए, उसका कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए। अब आपके हिसाब से आपको जितना करना है उतना करके उस सब्जेक्ट को पढ़ डालिए। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। जितने काम छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए अगर कर सकें, और एक एक दिन में 2-2 दिन में इन सब्जेक्ट्स को निपटा के 10 दिन में ऐसी पोजीशन पे आ जाइए कि वहाँ से आपका आराम से हो पाए। अगर मॉक भी आपको बाद में करना है, मॉक भी आप बाद में कीजिए, मॉक की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक काम सबसे इम्पोर्टेंट है जो आज आपको करना है, वो है पढ़ाई। ठीक है, बाकी सब कुछ आप बाद में कर सकते हैं, किसी की शादी, किसी से बात, मॉक, ये वो, किसी को देखना, सॉरी बोलना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप सब बाद में कर सकते हो। एक ही काम है जो बाद में आप नहीं कर सकते, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपको आज ही करना है, वो है पढ़ाई। ठीक है, तो अपने कर्म सिर्फ कीजिए, बाकी सब देखने वाला देख लेगा, आप जिसे भी मानते हैं। ठीक है, आप अपना कर्म करते जाइए और होप कि आप सक्सेस हो और आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के बाद भी आप किसको याद रखते हैं, किसको नहीं रखते, आपको कोई लगता है कि इसने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप उसको अपनी खुशी में शामिल करते हैं, नहीं करते, सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको वो लेना है, वो लेने के बाद में आप उसको छोड़ देंगे या कुछ और तैयारी करेंगे, वो सब भी बाद में देखा जाएगा। अभी आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, इतना सा आपका कर्म है और यही धर्म है। हर तरीके से एक ही मांग है कि आपको पढ़ाई करनी है, तो बाकी सब छोड़ के सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाइए। ठीक है, और आपको सिलेक्शन लेके निकलना ही है, यही सिर्फ नीड है अभी, और कुछ ज़रूरी नहीं है। सब कुछ बाद में हो सकता है और सब कुछ गैर ज़रूरी है, सिर्फ एक ही ज़रूरी चीज़ है, वो है सिलेक्शन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद।